दोस्तों कौशल क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने जो पढ़ा था वो था मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में। आज हम रिकैप करते हैं जस्ट मिनट के लिए। तो बाबर ने 4 प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी, पानीपत की, खानवा की, चंदेरी की और घाघरा की। 1526 से 27, 28, 29 कंटिन्यू सीक्वेंस में उसने लड़ाइयाँ लड़ी और चारों लड़ाइयाँ जीतने के बाद 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वो जन्नत नशीन हो जाता है। उसकी मृत्यु के टाइम पे उसने अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को पहले ही बना दिया था और हुमायूं से मृत्यु होते होते उसने बोला था कि अपने राज्य का जो भी हमने जीता है इसका बंटवारा अपने चारों भाइयों में बराबर बराबर करना। तो इसने अपने राज्य को 4 बराबर बराबर भाई बंटवारा किया। तो आज हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, जिसने किस तरह से अपने नेतृत्व से अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया या नहीं बढ़ाया या क्या किया उस साम्राज्य का। आज हम उसको कहानियों के रूप में जानने का प्रयास करेंगे। तो हुमायूं, अगर मैं देखूं हुमायूं जो इंडिया में उसने शासन किया वो 1530 से 1540, ये इसका पहला काम। और दूसरा 1555 से 1556 जनवरी में ही इसकी डेथ हुई। ठीक है, तो ये इसका शासन काल है। और इसका जो निर्वासन काल है वो है 1540 से 1555 तक ऑलमोस्ट, और ये इसका है शासन काल। ठीक है, तो शासन काल इसका 1530 से 40, 1555 से 56, दूसरी बार जब ये वापस आया, और इसका जो निर्वासन काल है वो 1540 से 55 के बीच में है। अब इसने किया क्या? इसने अपनी प्रॉपर्टी के 4 बराबर टुकड़े करे। तो बाबर के थे 4 भाई, इसके ऐसे करके देखते हैं, इसके 4 बेटे थे। अब इसके पुत्र थे 4, कौन कौन? हिंदाल, अस्करी, हुमायूं, खुद, कामरान। अब इसने जब अपने 4 बराबर बराबर भागों में बांटा तो इसने कामरान को काबुल और कांधार दिया। ठीक, हुमायूं ने खुद अपने आप दिल्ली सल्तनत रखी, जो दिल्ली और आगरा वाला पार्ट था वो रखा। अस्करी को इसने संभल वाला पार्ट दिया, अस्करी को दिया संभल। और हिंदाल को बचा कौन सा? इसने एक और 1527 में राणा सांगा वाला एरिया मेवाड़ दिया। इस तरह से इसने अपने राज्य का 4 पार्ट्स में डिवीजन कर दिया। अब 4 पार्ट में डिवाइड होने के बाद इतिहासकार इसको ये डिवीजन करने को सबसे बड़ी गलती मानते हैं। अब ये गलती क्यों मानते हैं? इससे इसको क्या घाटा हुआ? तो सबसे पहला जो घाटा था होने के बाद जो इसके साम्राज्य में जो सबसे बड़ी कठिनाई आई, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कठिनाई, तो सबसे बड़ी जो कठिनाई आई इसके भाइयों से लड़ाइयाँ। हुआ क्या कि ये 4 भाई में चारों अपने अपने राज्य के राजा बन गए, महाराजा बन गए। तो अब इनके भी तो इच्छाएं थी कि हमें अपना साम्राज्य विस्तार करना है। तो ये चारों भाई आपस में इसी को, क्योंकि ये मेन जगह का राजा था, तो ये चारों भाई इसी को सोचते रहते थे कि इसको मार दिया जाए और हम दिल्ली की गद्दी पे बैठे। तो सबसे बड़ा इसकी कठिनाई इनके 4 भाई थे। दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी कठिनाई आई, क्योंकि सैनिक व्यवस्था, जो सैनिक व्यवस्था थी वो आपकी कम हो गई। अब इसने 4 पार्ट्स में डिवीजन किया तो टैक्स रेवेन्यू कम आया और सैनिक भी आपके डिवाइड हो गए। जो भी अगर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की सेना थी इसकी, तो वो 50-50 हजार की रहेगी। या फिर जो टैक्सेस थे, क्योंकि जमीन जो थी जमीन भी कम हो गई, तो टैक्सेस के लिए जमीन कम हो गई। कठिनाइयाँ, भाइयों की कठिनाइयाँ, सैनिक व्यवस्था। तीसरा जो 1529 में इसके पापा बाबर ने जो लड़ाई लड़ी थी अफगानों के साथ, तो अफगानों को कंप्लीटली दमन नहीं कर पाया। तो जब कंप्लीटली दमन नहीं हुआ अफगानों का, तो अफगान जो थे वो सबसे बड़ी समस्या बन के निकल के आ।
तो ये 3 कठिनाइयों के साथ इसने अपने पूरा साम्राज्य में विस्तार करने का ट्राई किया। तो ये इसकी 3 सबसे बड़ी कठिनाइयां, निर्वासन काल इतना है, शासन काल ये है, 4 इसके भाई हैं, मेवाड़, संभल, दिल्ली, आगरा, काबुल, कांधार, इस तरह से इसने अपने पूरे राज्य को डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी और इसकी कुछ कहानियां भी हैं, उसको भी हम सुनेंगे। हुमायूं के युद्ध। तो सबसे पहला जो युद्ध था वो इसने लड़ा, सबसे पहला कालिंजर का युद्ध। कालिंजर। तो कालिंजर का युद्ध इसने लड़ा 1531 में। कब लड़ा? 1531 में। अब देखो, पहली इसने लड़ाई शासक बनने के बाद। इसका जो जन्म था, अगर हम देखें, हुमायूं का जन्म 1508, हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 में। का नाम क्या था? बाबर। इसके पिता का नाम था बाबर। इसकी माता का नाम था महाम बेगम। माता का नाम था महाम बेगम, ये इसकी माता थी। और इसकी जब ये, एक और इससे इंटरेस्टिंग कहानी है, जब ये 12 वर्ष का था, कितने वर्ष का? 12 वर्ष का, तो इसे बत्स खां करके एक जगह थी, वहां का इसको क्या बना दिया? सूबेदार। बत्स खां का इसको सूबेदार बनाया गया। तो ये इसके स्टार्टिंग के पॉइंट्स हैं कि इसकी जन्म कब हुई, 12 वर्ष में। आप ये सोचो कि 12 वर्ष में एक जगह का सूबेदार बन चुका है। फिर अब इसके पापा की मृत्यु होगी 1530 में, तो इसका राज्याभिषेक होगा। तो इसका जो राज्याभिषेक था वो हुआ आगरा में। राज्याभिषेक होने के बाद, जैसे ही इसका राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक होने के बाद इसने लड़ाई लड़ी कालिंजर की। और राज्याभिषेक होने से पहले ये पानीपत की लड़ाई में, ये कहते हैं पानीपत की लड़ाई में ये एक साइड रोल निभा रहा था अपने पापा के साथ। साइड रोल कर रहा था अपने पापा के साथ पानीपत की लड़ाई में। तो पानीपत की जो लड़ाई थी उसमें एक साइड रोल किया था, बट अब ये मेन राजा बनके मेन रोल करेगा कहां पे? कालिंजर में। कब? 1531 में। तो 1531 में कालिंजर में किस किस के बीच लड़ी थी? हुमायूं, फिलस, दूसरा कौन था? राजा थे यहाँ के रुद्रदेव। अब ये जो लड़ाई थी, पहले की जो लड़ाइयां होती थी उनके सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती थी। तो इसने सोचा कि अब हमारे पास सेना तो इतनी है नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसने इस लड़ाई के लिए एक काम किया। एक तो लड़ाई, दोनों की सेनाएं आई, आपस में लड़े, मारपीट हो, कोई भाग जाए तो भी जीत लिया, अगर नहीं भागा तो मार दिया तो भी जीत लिया। इसने यहाँ पे दूसरी टेक्निक से लड़ाई लड़ी। इसने क्या किया, जो कालिंजर का किला था, ये वाला जो किला था, इसको चारों तरफ से घेर लिया। तो इसको बोलते हैं कालिंजर के किले का इसने घेरा बना दिया। घेरने के बाद 1 महीने तक, 1 माह तक इसने किले को घेरे रखा। 1 माह तक इसने पूरे किले को घेरे रखा। 1 माह बाद क्या होता है कि बिहार से एक राजा होता है जो लोधी वंश था, जिसका एंड किया था इसने, वहां का एक राजा होता है महमूद लोधी। वो क्या किया, उसकी महत्वाकांक्षा क्या हुई कि हम जो है हम अपना राज्य वापस लेंगे। तो वो जौनपुर की तरफ, यूपी में एक जगह है जौनपुर, ये, तो वो जौनपुर की तरफ बढ़ने लगा। तो जब वो जौनपुर की तरफ, इसको पता चला कि मोहम्मद लोधी जौनपुर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये कालिंजर में फंसा हुआ है, यहाँ तो इसने इधर घेरा डाल रखा है पूरी सेना, इसने 1 महीने। तो इस चीज को अब 1 महीने से रुद्रदेव, किले की घेराबंदी हो गई। इसका मतलब क्या है कि बाहर से जो भी सामान है वो नहीं जाएगा, कुछ भी खाने का सामान, पीने का सामान, जो कुछ भी सामान है जो अंदर किले में के भंडारण में जितना है आप वो तो यूज करोगे। तो 1 महीना होते होते रुद्रदेव भी परेशान कि मेरे बाहर से मेरे सारे खजाने खाली हो रहे हैं, अनाज भंडारण कुछ नहीं बच रहा है, जनता कैसे रहेगी। तो रुद्रदेव ने इसके लिए मैत्री प्रस्ताव भेजा
बोला कि हम संधि कर लेते हैं। रुद्रदेव ने हुमायूं के साथ कालिंजर की लड़ाई में 1531 में संधि करी, और हुमायूं क्यों मान गया इस संधि के लिए? क्योंकि मोहम्मद लोदी ने जौनपुर में आक्रमण करना शुरू कर दिया, वो इसकी तरफ आ गया। तो अब हुमायूं यहां से तो इसकी संधि हो गई इन दोनों के बीच की, तो जब इन दोनों की संधि हो गई तो अब हुमायूं कहां जाएगा? जौनपुर। किसकी लड़ाई करेगा? दूसरी लड़ाई दोहरिया। तो दोहरिया में लड़ाई किसके साथ होगी? मोहम्मद लोदी। तो इसने दूसरी लड़ाई लड़ी दोहरिया में सन थी 1532 ईस्वी, और लड़ाई किस किस के बीच हुई? लड़ाई हुई हमारी हुमायूं, ये आती है दोहरिया की लड़ाई, प्लस मोहम्मद लोदी के बीच। ये इसने दूसरी लड़ाई की। अब इस लड़ाई में भी इसने मोहम्मद लोदी को हरा दिया आसानी के साथ, क्योंकि यहां से तो इसको खाली हो गया था। तो ये तो कहानी है इसकी 1532 तक की। अब इसने क्या किया? अब जब ये मोहम्मद लोदी हार गया तो एक शख्स होता है जिसका नाम होता है, बिहार में एक राजा होता है उस टाइम पे, एक दूसरा बंदा अफगान ही होता है जिसका नाम होता है शेर खान। इसकी बहुत सारी हमने कहानियां सुन रखी होंगी, तो आज हम एक शॉर्ट में इसको बताएं, क्योंकि आज हम हुमायूं पढ़ रहे हैं, इसके लिए एक अलग टॉपिक है। तो शेर खान जिसका बचपन का नाम था फरीद खान, ठीक है, बचपन का नाम इसका फरीद खान था। एक बार इसने क्या किया? एक शेर को मार दिया, तो लोगों ने इसको शेर खान की उपाधि दी। तो फिर तब से इसका नाम हो गया शेर खान। तो जब लोगों ने इसको शेर खान की उपाधि दी और इसका नाम हो गया शेर खान, इसने क्या किया कि चुनार एक जगह थी बिहार में। अब इसको देखो, इसको क्या करना था? टैक्स बढ़ाना था, रेवेन्यू बढ़ाना था, और उपजाऊ जमीन कहाँ थी हमारी? बिहार और बंगाल में, यूपी में, राइट। संबल तो इसके भाई के पास था ही, मींस यूपी इसके पास था, जौनपुर तक इसका शासन था ही ऑलरेडी। तो इसको आगे एक्सपेंशन कहाँ करना था? बिहार में, क्योंकि अफगानों को हराया तो था बट उस तरह से नहीं हराया। तो बंगाल में तो कोई विजय ही नहीं है अभी तक, कोई इसने आक्रमण ही नहीं किया, ना इसके पापा ने किया, ना इसने किया। तो शेर खान को इसको बिहार पाना था। तो जब बिहार पाना था, अपना टैक्स का एक्सपेंशन करना था, राज्य बढ़ाना था, तो शेर खान से इसने लड़ाई लड़ी। और इसका एक टेक्निक जो इसने कालिंजर पे टेक्निक करी, वही टेक्निक इसने शेर खान के साथ अपनाई। तो इसने चुनार, एक जगह है, चुनार के किले का वो घेर लिया, और ये काम इसने किया 1532 में। जैसे ही इसने वहां जीता तो 1532 में इसने चुनार के किले को घेरा बना दिया, अपनी सेनाएं चारों तरफ लगा दी। 4 महीने तक ये घेरा चला। 4 महीने बाद, क्योंकि 4 माह तक शेर खान के पास भंडारण थे, उन्होंने अपना भंडारण लिया 4 माह तक अच्छा खासा। जब भंडारण खत्म होने लगे तो वो हुमायूं के पास आते हैं और संधि करते हैं। संधि करने के बाद ये वाला किस्सा खत्म हो जाता है। अब शेर खान इसके साथ हो गए, मोहम्मद लोदी को ये हरा ही चुका है, जो कालिंजर का किला है वहां भी इसकी संधि है, तो इसका आधिपत्य बढ़ रहा है। अब इस संधि में बहुत सारी चीजें कि टैक्स तुम्हें देंगे, ये देंगे, वो देंगे, 50 चीजें इन्होंने करी होंगी अपनी। लेकिन अब एक तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ अब हम आ रहते हैं 1533-34 की बातें करते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, 1533 to 1535, इस टाइम पे क्या होता है? इस टाइम पे इसने मालवा और गुजरात के अभियान किए, मालवा और गुजरात। तो हुआ क्या, एक शासक था गुजरात का, ठीक। तो गुजरात का शासक आई थिंक बहादुर शाह नाम था। उस शासक ने मेवाड़ के लिए, अब देखो मेवाड़ जो था हिंदाल के पास था। अब हिंदाल, ये समस्या को, हिंदाल जो था उसको संभाल नहीं पाया, सही से संभाल नहीं पाया। तो मेवाड़ को उसकी रानी
किसकी? महाराणा सांगा। महाराणा सांगा की रानी का नाम था कर्मावती। ये जो नाम था, इन्होंने क्या किया, ये मेवाड़ राज्य को चलाने लगी। अब इनके दो पुत्र थे, उदय सिंह और संग्राम सिंह आई थिंक। तो इनके दो पुत्र थे कर्मावती के। दोनों पुत्र बहुत छोटे थे और उसी टाइम पे इसके पापा बाबर ने राणा सांगा की हत्या कर दी थी। तो कर्मावती ये राज्य देख रही थी, मेवाड़ वाला राज्य कर्मावती के हाथ में था। इधर से गुजरात का राजा कहता है, गुजरात का राजा मेवाड़ पे आक्रमण करता है। तो जो गुजरात का राजा था, गुजरात का, वो कहां आक्रमण करता है? मेवाड़ पे। तो जब मेवाड़ पे आक्रमण करता है तो कर्मावती सबसे पहले तो अपने राजपूत राजाओं से बात करती है कि हमारी मदद करी जाए। तो वो लोग मदद करते होंगे या नहीं करी या जो कुछ भी हुआ। तो कर्मावती ने क्या किया, एक संदेश भेजा हुमायूं के लिए, जो बड़ा फेमस संदेश है, जो सब लोग जानते भी हैं, कि राखी भेजी थी हुमायूं के लिए और बोला था कि हमारी मदद की जाए। अब ये तो इंसान बैल, इसको क्या पता राखी का क्या महत्व है, राइट? अफगान से आया हुआ इंसान। तो इसने अपने दरबारियों से पूछा। उस टाइम पे ये जो था, ये ग्वालियर में था। उस टाइम पे ये ग्वालियर में था और दिल्ली में इसका एक दूत आया और वो बोला, अच्छा राजा जी ग्वालियर में है, तो ग्वालियर पहुंचा। तो वहां पे उसने वो पढ़ा संदेश, उसमें लिखा था कि मेरी रक्षा करी जाए और ये मैं तुम्हें राखी भेंट स्वरूप भेज रही हूं। तो फिर राखी के महत्व को समझा गया कि राखी क्यों भेजी जाती है। तो उन्होंने कहा ये रक्षा, अरे ये तो भाई एक इमोशनल कार्ड खेल दिया है। तो ये जो इमोशनल कार्ड था कर्मावती का, राखी भेजने वाला जो कार्ड था, ये हुमायूं को बड़ा पसंद आया। तो उसने कहा चलो सेनाओं को तैयार करो और लेके चलते हैं मेवाड़ को बचाने के लिए और गुजरात के राजा के साथ लड़ाई करने के लिए। तो जब ये अभियान चल ही रहा था, ठीक है, जब ये अभियान चल ही रहा था, उसी बीच में मालवा के एक राजा थे, उन्होंने क्या किया, इसको रोकने का ट्राई किया। तो ये था गुजरात से मेवाड़ और यहां था मालवा और ये अपनी सेनाएं लेके आ रहा था, ये अपनी सेनाएं लेके आ रहा था। तो ये आ रहा था आगरा दिल्ली से, ठीक है, ये दिल्ली से आ रहा था। तो दिल्ली से आते आते इसे मालवा और फिर ये गुजरात। अब गुजरात के राजा ने तब तक मेवाड़ पे आक्रमण कर दिया, कर्मावती पे आक्रमण करने के बाद अब ये जब तक ये पहुंचता है, क्योंकि तब तक ये मालवा के राजा ने घेर रखा था, क्योंकि ये दोनों आपस में मित्र थे। तो ये मित्र थे तो इसने घेर रखा था। तो यहाँ पे इसको टाइम लग गया जीतने में, ये मालवा वाले, ये जीतने में टाइम लगा। तो जब इसको ये जीतने में टाइम लगा, तब तक गुजरात के राजा ने मेवाड़ पे आक्रमण कर दिया। रानी कर्मावती लड़ी बहादुरी से, लेकिन वो उसकी हार हुई। जब उसकी हार हुई तो उसने क्या किया, अपने आप को एक कुंड बनाया, जिसको बोलते हैं जौहर प्रथा, राइट? तो उसने एक कुंड बनाया और बहुत सारी और लोगों के साथ जो भी थी उसकी, उनके साथ जौहर किया। जौहर मतलब उस कुंड में कूद गई। जब उसमें आग जलती थी बहुत तेजी से, जब लपटें हो जाती थी तो उसमें वो कूद जाते थे। किसके लिए? अपनी सुरक्षा के लिए। ये प्रथा थी। तो ये बहुत बल्क में जौहर हुआ था। इस चीज का पता जब हुमायूं को चला, जब हुमायूं गुजरात में पहुंचा, तो उसने कहा हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, गुजरात के राजा से बोला। और हुमायूं ने कंटिन्यू लगभग 6, लिखा है इतिहासकारों ने कि 6 बार इस पे आक्रमण किया। तब जाके 1535 या 36 के आसपास इसने गुजरात अभियान किया, में विजय प्राप्त की। तो इस तरह से ये जो कहानी थी गुजरात अभियान की, वो इसने मेवाड़ बचाने के लिए करी थी और उसने जीता भी था और मदद करी भी थी। लेकिन ये रानी कर्मावती को नहीं बचा पाया, क्योंकि तब जब ये मालवा के राजा ने बीच में टांग अड़ा दी। तो इस तरह से ये गुजरात अभियान किया। अब आगे बढ़ते बढ़ते हुआ क्या कि 35-36 हो गई। तो जब 35-36 होने के बाद
आगे की ईयर या इसका कुछ भी अगर देखा जाए तो एक्सपेंशन नहीं होता, ये फंसा पड़ा है कहाँ, गुजरात वाले अभियान में फंस गया राखी के चक्कर में। अब ये फिर से इसको समझ में आता है कि अरे हमने ये तो मतलब अपना टाइम तो मुझे बिहार और बंगाल को देना था। तो अब ये आती है सन 1537। उधर शेर खान की भी अपनी महत्वाकांक्षा है कि मुझे दिल्ली पे शासन करना है। तो 1537 में इसने फिर चुनार के किले का दूसरा घेरा किया। क्या घेरा नंबर 2 किया। तो चुनार के किले का जो घेरा नंबर 2 किया 1537 में, तो इस टाइम पे शेर खान ये समझ गया कि हम जो हैं इससे जीत नहीं सकते हिमायू से। ये तो उसको समझ में आ गया। जब इसको ये समझ में आ गया कि हम इससे जीत नहीं सकते हैं, तो इसने क्या किया कि संधि कर ली। फिर से बोला ठीक है हम हार गए। तो जब इसने चुनार के किले पे संधि अगेन हुई और इसने अपनी हार स्वीकार कर ली, तब इसको लगा हिमायू कि अब तो बंगाल जीतना बड़ा आसान है। तो ये यहीं से सीधे निकल गया बंगाल की तरफ। तो अब इसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखते हैं कि अब देखो एक एक करके बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसने चुनार के किले का घेरा बनाया, इसको जीता। अब ये कहां पहुंचता है, बंगाल। और बंगाल इसने कब पहुंचा, 1537 टू 38 में। इस टाइम पे ये बंगाल विजय पे जा रहा है। तो 1537 में जब ये बंगाल पे पहुंचा, 37 में बंगाल पे, यहाँ पे भी इसने आक्रमण किया चुनार पे। शेर खान ने तो अपना हाथ डाल दिए नीचे कि नहीं हमें 1537 में कोई लड़ाई नहीं करनी है। तो ये बंगाल पहुंचा और बंगाल को इसमें गयासुद्दीन शायद उस समय शासक था, तो बंगाल को इसने जीत लिया। तो 1537 में जब इसने बंगाल विजय करी, अब बंगाल विजय के यहाँ पे दो कहानियां हैं। बंगाल विजय की दो कहानियां हैं हिमायू की, कि ये शेर शाह की चाल थी बंगाल से भेजना, उसको जिताना। तो पहली चाल क्या बताते हैं कि बंगाल में अफीम की खेती होती थी। तो जब, और ये जो था अफीम का बड़ा शौकीन था हिमायू, तो इसने क्या किया, अफीम बहुत ज्यादा चारों तरफ हर जगह नुक्कड़ पे जहां भी वहां अफीम मिल रही थी। तो इसने हिमायू को अफीम का बहुत जगह, तो ये वहीं रुक गया कुछ टाइम के लिए कि अरे या तो अफीम मिल रही है, इतनी ज्यादा अफीम मिल रही है, तो ये वहीं रुक गया। तो जब 1537 में फिर इसके कुछ लोगों ने बताया कि साहब हमारा ये भी है जहांपना, बादशाह हमारा दिल्ली भी है, आगरा भी है, हम कहाँ बंगाल में घिसे पड़े हैं अभी तक, अब तो ये जीत लिया, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है। तो इसने इसको बंगाल इतना जन्नत जैसा सिटी लगा कि इसने बंगाल का नाम बदल के जन्नताबाद कर दिया। उसमें एक जगह बनाई जन्नताबाद। तो इसने जो बंगाल का नाम था जन्नताबाद, ये भी रखा। ठीक है। इसी टाइम पे जन्नताबाद इसने एक जगह बनाई। ठीक है। अब 1537 में ही आगे बढ़ते बढ़ते अब ये दोबारा वापस आता है, बंगाल से वापस लौट रहा होता है कहाँ की तरफ, दिल्ली की तरफ। अब शेर खां का देखो, शेर खां ने संधि करी, और ये जो संधि यहाँ पे करी थी ना, ये एक सोच समझ थी उसकी समझ क्या थी कि इस समय जब ये आक्रमण किया है मेरे पे, जब इसने मेरे किले को घेरा हुआ है, इस समय हम इसे रोक देते हैं एक चाल के तहत। उस चाल के तहत हम रोक के क्या करेंगे कि जब ये वापस आएगा बंगाल से, ये बंगाल में फंसा है, जब ये वापस आएगा तो उस टाइम पे हमारा समय होगा किस चीज का, मौसम का, बाढ़ का। तो जब ये बाढ़ का टाइम आएगा तब हम इससे लड़ाई करेंगे दोबारा। तो जब बंगाल से ये वापस आ रहा था, तो ये एक जगह है बक्सर, और बक्सर ये जो जगह है वो यूपी एंड बिहार के बॉर्डर पे है। तो यूपी बिहार के बॉर्डर पे एक बक्सर जगह है। बक्सर के अंदर एक गांव था चौसा। ठीक। तो चौसा नाम के गांव में इसको घेर लिया। किसने? शेरशाह ने। तो शेरशाह ने चौसा में बक्सर इसको घेर लिया। किस सन में? 1539 के अराउंड, जब ये वापस आ रहा था। ठीक है। तो 1539 में
मानसून का जो टाइम था उस टाइम पे ये बंगाल से वापस आ रहा था और ये फंस गया कहाँ, बक्सर। बक्सर में चौसा की जगह पे। अब जब बाढ़ का टाइम था और एकदम से बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई यहाँ पे, तो शेर शाह को तो टाइम मिल गया, शेर शाह ने तुरंत इसको आक्रमण कर दिया। और इसने कभी भी अपनी लाइफ में, क्योंकि ये अफगानी थे, इतनी बाढ़ देखी नहीं थी, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ अभी आज भी आती है, तो इसने ये बाढ़ देखी नहीं थी। तो इसके जो सैनिक थे या ये खुद था, ये भयभीत हो गए, भाग गए और ये खुद कूद गया जाके गंगा नदी में, अपनी जान बचा के। किससे? शेर शाह से अपनी जान बचा के ये कूदा कहाँ, गंगा नदी में। तो जब ये गंगा नदी में कूदा, उसी टाइम पे ये डूबने वाला था। राजा था पूरी तरह से तैयार लड़ाई के लिए एकदम, तो ये बहुत भारी भारी सूट पहना हुआ था, 35-40 किलो के, तो ये सूट वूट पहनते थे, लोहे के मुकुट वुकुट लगाते थे। तो ये पूरी, जब ये अपना घोड़ा लेके गंगा में कूदा, तो ये से तैरना वैरना सब आता था, क्योंकि पहले के राजा ये सब चीज तैराकी वैराकी सब सीखते थे, क्योंकि उनको जरूरत पड़ती, क्योंकि वो बाहर जाके लड़ाइयां करते थे। तो अब जब चौसा के युद्ध में 1539 में ये गंगा नदी में कूदा, तो वहां पे एक भिस्ती था जो क्या कर रहा था, मछलियां मार रहा था। तो उस मछलियां मार रहा था, तो उसने देखा कि ये तो मछला मिल गया मुझे बहुत बड़ा, ये कौन है? तो इसको निकाला, तुरंत उसका निकाला, पेट से पानी वानी फट गया था, निकाला। तो इसने उसको बोला कि तुमने एक बादशाह की जान बचाई है। किसकी? एक बादशाह की जान बचाई है। मैं जिस दिन दोबारा बादशाह बनूंगा, उस दिन मैं तुमको एक दिन का बादशाह जरूर बनाऊंगा। और यही इसने किया। निजाम आई थिंक नाम था उसका। जब भी ये दोबारा गद्दी पे बैठा, तो उसने एक दिन के लिए उस निजाम को, उस भिस्ती को बादशाह बनाया। और उसने क्या किया? चमड़े के सिक्के चलवाए थे, क्योंकि वो अपना चमड़े का ही काम करता था, तो वो उसने चमड़े के सिक्के चलवाए थे निजाम। और ये बादशाह किसने बनाया? हुमायूं ने। ये भी क्वेश्चन आता है कि एक दिन का बादशाह मुगल काल में किसने बनवाया, किस भिस्ती को? तो इसने बनाया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चौसा का युद्ध शेरशाह ने जीता। ये तो भाग खड़ा हुआ वहां से, इसकी सैन्य व्यवस्था पूरी तरह से सेना तितर बितर हो गई। तो जब ये चौसा से आगे बढ़ा, तो अब ये क्या हो रहा था, ये चला था बंगाल। ठीक, बंगाल से ये चला कहाँ आया? बक्सर। अब बक्सर से ये आगे बढ़ता है, कौन सी सन में? 1539। कौन सा लड़ाई लड़ा? ये चौसा का युद्ध लड़ा। ठीक है, और ये बंगाल की इसने विजय करी अपना 1537-38 के अराउंड, और 37-38 के अराउंड कुछ टाइम ये वहां रहा भी। ठीक है, तो अब बक्सर की लड़ाई के बाद अब ये आगे बढ़ता है कहाँ की तरफ? दिल्ली की तरफ। तो 1540 आ जाती, तो पहले टाइम लगता था आते 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 आते, तो ये पहुंचता है कन्नौज। यूपी में एक जगह है कन्नौज। कन्नौज का एक छोटा सा सिटी था उस टाइम पे, बिलग्राम। तो बिलग्राम में शेरशाह भी इसके पीछे, ये आगे भाग रहा है, शेरशाह इसके पीछे। तो फिर से शेरशाह ने आक्रमण किया इसके ऊपर और लड़ाई हुई कन्नौज की। कन्नौज की जब लड़ाई हुई, वो हुई 1540 में, और 1540 की इस लड़ाई में एक बार फिर हुमायूं की हार हुई। तो जब 1540 की लड़ाई, जो कन्नौज की लड़ाई थी, 1540 कन्नौज, ये पूछा जाता है बिलग्राम के नाम से कि बिलग्राम का युद्ध हुआ। तो बिलग्राम की जो लड़ाई हुई 1540 में, इसमें जो हुमायूं हारा, अब उसको समझ में आ गया कि ये शेरशाह कोई बड़ी चीज है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मैं इससे अभी 1539 में हारा हूं, फिर मैंने 40 में हारा हूं, अभी ये दिल्ली नहीं पहुंचने दे रहा मुझे। तो अब जब इस हार के बाद इसको ये समझ में आ गया कि मुझे यहां से अब निकलना पड़ेगा, तब इसने क्या किया? तब इसको ये समझ में आ गया, जैसे अब कोई भी चीज है, कोई आपके पीछे ही पड़ा है, तो आप क्या करोगे? करंट में आप भाई 4 लोगों को बताओगे कि हाँ मेरे ये पीछे पड़ा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सेम चीज इसने करी। इसने क्या किया कि जब 40 में इसको लग गया कि अब ये हार गया, अब इसे यहाँ से भागना पड़ेगा, अब इंडिया छोड़ना पड़ेगा। और इस 40 की लड़ाई के बाद जो इसका एरिया था, इसका एरिया कौन सा था? आगरा और दिल्ली। आगे बढ़ा तो ये तो बंगाल और ये सब लेने के लिए था, लेकिन जब ये यहाँ पे लौटते टाइम हार गया, तो आगरा और दिल्ली भी शेरशाह के उसमें आ गए।
तो ये भाग के दिल्ली पहुंचा। तो ये आ रहा था दिल्ली, भागते भागते ये दिल्ली आ रहा था। इसी बीच में इसने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इसने सोचा कि अब मैं अपने भाई, इसका एक भाई था, वो कहाँ था, लाहौर में उस टाइम पे, कि हम अपने भाई के पास जाएं। ऐसा इसने सोचा कि मैं अपने हिंदाल के पास पहुंचूं। लेकिन ये हिंदाल के पास भी ऐसे आसानी से तो नहीं जा सकते थे, आपको दिल्ली पंजाब पूरा एरिया क्रॉस करके जाना था और शेरशाह तो इसके पीछे लगा हुआ था। तो अब इसको ने सोचा कि अब मैं क्या करूं जो इसको देखा जाए कि मैं अपने भाई तक पहुंचूं। तो इसने देखा कि राजपुताना में एक शासक है, जोधपुर का एक शासक था, उसका नाम था, जोधपुर के शासक का जो नाम था वो था राव मालदेव राठौर। तो राव मालदेव राठौर एक शासक था जो जोधपुर का था। इसने क्या किया, ये बड़ा ताकतवर इंसान था भाई, इसने 51 युद्ध लड़े और 51 के 51 युद्ध जीते। तो जोधपुर के शासक को अपने यहाँ एक दूत भेजा और बताया कि हमारी मदद करी जाए। दिल्ली जो है वो खतरे में है और शेरशाह सूरी यहाँ पे हमें हरा चुके हैं 1540 में, अब मुझे मदद की जरूरत है। मतलब इसने जोधपुर के राजा के साथ असाइलम का बंदोबस्त करना चाहा कि हमें असाइलम दे दिया जाए। अब राजा मालदेव राठौर ने जब ये बात सुन ही रहे थे, उसी बीच में शेरशाह सूरी के भी दूत आ गए। उन्होंने बोला कि नहीं, इसकी मदद नहीं करी जाए, और अगर ये आपकी मदद के लिए आए थे तो इसको जो है, क्योंकि अब विजय किसकी हो चुकी है, शेरशाह सूरी की, तो जीतने वाले का है तो सब मानेंगे, हारने वाले को किसको मानना है। तो इसने कहा कि हमें जो है इसकी मदद ना करी जाए, जोधपुर के राजा से बोला, और जोधपुर का राजा भी जिसकी जीत है उसी की तरफ भागेगा। तो जोधपुर के राजा भी यही चीज खेलने वाला था। तो इसका दूत जब वापस पहुंचा, कहाँ, हुमायूं के पास, तो उसने ये बताया कि हाँ, राजा मालदेव राठौर ने हमें बहुत अच्छे सत्कार किए और ये चीजें भी आपके लिए भेजी हैं, बहुत सारे उपहार भेजे हैं। लेकिन जब हम निकल रहे थे उसी टाइम पे शेरशाह सूरी के दूत भी वहां पहुंचा। तो वो समझ गया कि हाँ, अब क्योंकि मैं हारा हुआ हूं तो मेरी मदद तो नहीं करी जाएगी, पता चले कि उठा के मुझे दे दिए। तो उसने ये वाला जो प्लान था जोधपुर वाला, ये प्लान को कैंसिल कर दिया। ये प्लान कैंसिल करते करते ये फिर से पहुंचा कहाँ, लाहौर। इसी बीच में एक कहानी में बताते हैं कि जब ये लाहौर जा रहा था तो इसी बीच में जो सिखों के गुरु अंगद देव से इसकी मुलाकात हुई और उन्होंने इसको बोला कि तुम जो है ज्यादा डीमोटिवेट मत हो, आपका तुम्हारा राज्य दोबारा तुम्हें वापस मिलेगा, और इसका मोटिवेशन बढ़ाया उन्होंने, ऐसा बोला जाता है। तो ये अपने भाई हिंदाल के पास पहुंचा, क्योंकि हिंदाल उस समय लाहौर में था, इसने जो डिवीजन किया हुआ था, तो ये अपने भाई हिंदाल के पास पहुंचा। अपने भाई जब ये हिंदाल के पास पहुंचा तो इसने बोला कि एक काम करो, शेरशाह सूरी से पूछो कि तुमको क्या चाहिए शेरशाह से, क्यों मतलब फाइटिंग कर रहे हो, ये चीज उसने बोला। तो लाहौर में हिंदाल शेरशाह से बोला, तो शेरशाह बोला देखो मुझे कुछ नहीं, मुझे हुमायूं को मारना है, मैं इसके पीछे पड़ा हूं, मैं इसको मार दूंगा, मुझे अपना दिल्ली सल्तनत चाहिए पूरी तरह से, दिल्ली का राज्य। अब एक चीज और यहाँ पे होती है, शेर खान जिसका नाम था, जब इसने 1539 में ये वाली लड़ाई जीत ली तो शाह की उपाधि इसको मिली। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि शाह की उपाधि कब मिली, 64 युद्ध के बाद, और इसने अपना जो नाम था वो शेर खान से बदल के शेरशाह सूरी हो गया इसका। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन आता है, ध्यान आ गया तो बता। अब लाहौर में हिंदाल, तो इसको ये लग गया कि अब भाई यहाँ तो मेरा दाना पानी नहीं लिखा है और यहाँ मेरा अभी सिक्का नहीं चलने वाला है। तो इसने क्या किया, ये आगे बढ़ा, और ये आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचा, अमरकोट। ये पाकिस्तान में एक जगह है अमरकोट। तो अमरकोट में उस समय एक हिंदू राजा था। अमरकोट में इसको शरण मिली। अब देखो दिल्ली से ये कहाँ, पंजाब क्रॉस करते लाहौर पहुंचा, लाहौर से अमरकोट पहुंच गया। अब दिल्ली से शेरशाह सूरी अमरकोट पहुंचने में टाइम लगेगा ना, इसको ही चलते चलते 3-4 साल लग गए। तो अब ये पहुंचा अमरकोट। तो अमरकोट में वहां पे एक
राजा थे, हिंदू राजा राणा बीरसाल। राणा बीरसाल एक राजा थे। इस समय का जो टाइम था वो था 1541। ठीक है, 1541 का ये टाइम था जब ये राणा बीरसाल के पास पहुंचा। इसी टाइम पे इसने शादी करी किसके साथ? हमीदा बानो। ये हिंदाल की गुरु की कोई पुत्री थी, तो इस हमीदा बानो ने से इसने शादी करी। तो शादी करने के बाद ये अमरकोट में रह रहा है अभी। अब इसको ये समझ में आ गया कि अमरकोट में भी मेरे ज्यादा दिन नहीं कटने वाले हैं, बीवी के साथ अपना रहा 1 साल अराउंड। यहाँ 1542 में उसी टाइम पे ये फिर निकल गया कहाँ? ये निकल गया फारस में, ईरान करके एक एरिया था आई थिंक, वहां पे निकल गया। तो उस समय जो ईरान के राजा होते थे उनको हम बोलते थे शाह। वहां के राजाओं को शाह की उपाधि दी जाती थी उस टाइम। ईरान में एक जो साम्राज्य चलता था वो चलता था सफविद साम्राज्य। ठीक, इस सफविद साम्राज्य का इसके पापा का एक दोस्त था, ऐसा बताते हैं, शाह तहम्स करके। तो शाह तहम्स तो करके एक राजा था, ये इसके पापा का दोस्त था, ऐसा बोलते हैं कि ये इसके पापा का दोस्त था। तो इसने जो है यहाँ पे शरण मांगी और इसने इसको शरण दी। ठीक है, इसी बीच में इसके साथ क्या होता है? तो ये 1540 था। अब हमीदा बानो के साथ जो इसका ये वाला एक स्टोरी पूरी करते थे। तो 1540 में हमीदा बानो के साथ शादी होती है। 1542 में हमीदा बानो एक पुत्र को जन्म देती है, उसका नाम रखा जाता है जलाल। और जो आगे जाके इस पूरे साम्राज्य का, किसका? मुगल वंश का सबसे बड़ा शासक बनता है, और इसको आगे लोग अकबर के नाम से जानते हैं। और इसके अब देखो 1542 में हमीदा बानो ने पुत्र का नाम रखा जलाल अकबर। और इस टाइम पे जब ये पुत्र इसके यहाँ हुआ है, इस टाइम पे हुमायूं कहाँ है? ईरान में। कहाँ पे? फारस में है। फारस में कहाँ? सफविद साम्राज्य के राजा के पास बैठा हुआ है। तो जलाल अकबर। अब अकबर जो था, अकबर कहाँ आप देखो पला बड़ा, आप देखो स्टार्टिंग अकबर की कहाँ से आती है। अकबर की स्टार्टिंग आती है कि 1542 से 47 तक, ऑलमोस्ट 5 साल, 42 से 47 तक अकबर रहा। कहाँ? अकबर रहा है एक हिंदू राजा के पास, राव मालदेव राठौर। जो राजा मालदेव राठौर के यहाँ इसकी 5 साल की जो स्टार्टिंग है, जो बर्थ है, वो कहाँ होती है? हिंदू पालन पोषण एक हिंदू राजा के यहाँ होता है। ठीक है, तो ये तो अकबर का जब काल आएगा तब हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अब इसी टाइम पे जब ये यहाँ ईरान में है, तब ये शेरशाह सूरी क्या कर रहा है? 45 का टाइम आता है, 1545। 45 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसे होती है? ये कालिंजर जो जगह होती है, जो ये कालिंजर के किले पे ये आक्रमण करता है। वो आक्रमण की कहानी जब हम शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि क्यों इसकी लड़ाई की। तो इसमें एक तोपों से ये लड़ाई कर रहा होता है, तो इसकी ही सैनिक एक तोप चलाता है, और जो तोपखाने के पास ये होता है, तो वो तोप मारता है किले पे। तो किले का कुछ हिस्सा इस तरह का किला बना हुआ था कि वो तोप से एक बारूद जो थी वो डाइवर्ट हुई और तोप खाने में गिरी जाके, इसके जहां पे बारूद रखी हुई थी, वहां पे जब ये गिरी जाके उसी के पास ये था, तो इसी में ये जल के भस्म हो गया शेरशाह सूरी। अब ये चीज जो थी 1545 में जब इसकी मृत्यु हुई, तो 1547 में, क्योंकि अब ये खबर पहुंचते पहुंचते भी 1-2 साल लग जाते थे। आज के टाइम तो था नहीं कि इंटरनेट से कट से आ गया कि इसकी मृत्यु हो गई और ये लो खत्म, तुरंत 1 मिनट में चारों तरफ पूरे वर्ल्ड को पता लग गया। तो ये इतना बड़ा राजा जिसकी डेथ हो गई, तो 1547 में इसको ये चीज पता चली। तो जब 1547 में ये चीज इसे पता चली, तब ये दोबारा निकला अपना दिल्ली को वापस पाने के लिए। तो दिल्ली को अभी इसे वापस पाना है, तो इसे फिर से वही सारे काम करने पड़ेंगे, फिर से इसे काबुल जीतना, कांधार जीतना, फिर इसे पंजाब के पास आना पड़ेगा, और पंजाब के बाद इसको दिल्ली मिलेगी ना। तो 1547 में इसने शाह से बोला कि अब मुझे दोबारा से काबुल जीतना है। तो उसने कहा ठीक है, मेरी सेना ले जाओ,
तो इसने 1547 से लड़ते लड़ते 1555 आ गया, जब इसने लड़ाई लड़ी। कौन सी? तो 1555 से में आया दोबारा वापस, कहाँ? दिल्ली पे। ठीक है, तो ये कहानी इस तरह से है। तो 1555 में ये लड़ाई लड़ता है सरहिंद की, सरहिंद की लड़ाई लड़ती है। और सरहिंद की लड़ाई किससे है? लोधी वंश के। तो शेरशाह सूरी के वंशज थे, बहुत सारे वंशज थे। तो एक वंशज था जिसका नाम था सिकंदर सूर। तो सिकंदर सूर प्लस हुमायूं के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई, किसकी? 1555 में सरहिंद की। तो सरहिंद की लड़ाई लड़ी गई 1555 में हुमायूं के बीच, और हुमायूं दिल्ली का फिर से साम्राज्य वापस लिया। सिकंदर सूर उस समय ये सूर वंश के ही अगले और राजाओं में एक था। ठीक, तो दिल्ली का साम्राज्य से दोबारा से वापस मिल गया। दिल्ली का साम्राज्य वापस मिलने के बाद अब इसने क्या किया कि 1555 में अब एक एंगल है वो हम समझ लेते हैं कि इसने 1532 में, मतलब हम अगर कहानियों में देखें तो 1532 में इसने दीन पनाह, ये क्वेश्चन आता है। दीन पनाह नाम का एक महल बनवाया था, जिसको सिटी बोलते थे, कि इसकी एक इच्छा थी कि एक सिटी बनवाई जाए। तो इसने दीन पनाह नाम की एक सिटी बनवाई 1532, जिसको 1540 में जब कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने इसको हरा दिया था, तो 1540 में इसको चेंज कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया, अष्टभुजाधारी करके। तो 1532 में इसने जो दीन पनाह बनाया था, अब इसमें ये काइंड ऑफ एक पुस्तकालय बन गया। और ये पुस्तकालय किसने बनाया? शेर शाह। बाद में आई थिंक सूरी ने इसको बनाया, इसकी इतने डिटेल की बात नहीं है। तो अब इस पुस्तकालय में ये क्या कर रहा था? किताबें पढ़ने जा रहा था। इसको शौकीन था, कुछ लोग कहते हैं ये शौकीन था, कुछ कहते हैं नहीं कहता, इतिहास का तो कुछ पता नहीं है, बट स्टिल पुस्तकालय में ये पुस्तक पढ़ने गया। तो उसकी सीढ़ियों पे ये चल रहा था। तो जब ये पुस्तकालय में गया 1555 के अराउंड, 56 के अराउंड, तो उसी टाइम पे कुछ लोग कहते हैं कि अजान की आवाज आ गई, इसको सुना। और क्योंकि पुस्तक उस टाइम पे आज की तरह की किताबें नहीं होती थी कि छोटी छोटी किताबें हों और हम लेके चले आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं। पहले लिखी जाती थी हाथ से, हस्तलिखित किताबें होती थी, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें, ये बड़ा बड़ा पन्ना, इस तरह की चीजें होती थी। तो ये बड़ी बड़ी थी। उसी समय अजान की बताते हैं कि आवाज आ गई। तो अजान की जब आवाज आ गई तो ये अपना एकदम से शांत हो गया उसी टाइम पे। तो इसका पैर जो था वो फिसल गया, और पैर फिसलते फिसलते ये कहाँ गिरा? सीढ़ी की लास्ट सीढ़ी में इसका सर लग गया, और सर लगने से इसकी मृत्यु हो गई। कहीं कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु 2-3 दिन बाद हुई, कुछ कहते हैं कि तुरंत हो गई। बट ये जो था 1555 में, 56 में, ये जनवरी का सही टाइम था, उसी समय इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ? दीन पनाह नाम के पुस्तकालय। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले शासक अकबर के बारे में, जो सबसे फेवरेट, अच्छे और एक भले इंसान भी थे, ऐसा लोगों का कहना है।